YouTube के सभी साथियों को, विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, वह बेहद महत्वपूर्ण विषय है। बीए सेकंड ईयर का अभी एक परीक्षा होने वाली है, अनिवार्य हिंदी की, जिसका शीर्षक है रचनापुंज। उस रचनापुंज विषय में कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जिनके आने की संभावना है, उस पर आधारित मेरा आज का ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा जो रचनापुंज का पाठ्यक्रम है मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। एक है पद्य भाग और दूसरा है गद्य भाग। पद्य भाग बोलते हैं हम कविताओं पर आधारित जो पाठ्यक्रम है वो पद्य भाग से संबंधित आता है, और जो दूसरे आपकी पाठ्यक्रम में कुछ एक कहानियां और निबंध है वो गद्य भाग के अंतर्गत आते हैं। तो पहले करते हैं पद्य भाग से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो मेरी वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज के इस विषय को। तो आगामी परीक्षा में जो पहला प्रश्न है वो, या पहले आपके पाठ्यक्रम के जो कवि है वो है कबीर दास। तो कबीर दास बेहद महत्वपूर्ण कवि है, और हमेशा ही प्रश्नों में या प्रश्न पत्र में उनका प्रश्न आता ही आता है। तो कबीर दास के ऊपर मुख्य रूप से एक ही प्रश्न बनता है, और वह है कबीर दास का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में आपने कबीर के ऊपर, उनके जन्म के ऊपर, परिवार के ऊपर, उनके व्यवसाय के ऊपर, उनके जो है वो कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, गुरु के ऊपर, या जैसे आप सभी जानते हैं कि वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो संतों की संगत में रहकर ज्ञान अर्जित किया। उस पर लिखने के बाद आपने जो है वो इनकी जो रचनाएं जो कि उनके शिष्य धर्मदास ने लिखी है, उस पर विस्तार पूर्वक लिखने के पश्चात आपको इनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। इस विषय से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल होगा। इसके बाद जो दूसरे कवि है वो है घनानंद। रीतिकालीन कवि है घनानंद। गीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा की ये प्रतिनिधि कवि है, और इन कवि के ऊपर जो प्रश्न आ सकता है वह है इनकी प्रेम व्यंजना पर। आप सभी जानते हैं कि घनानंद सुजान से बेहद प्रेम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे, और उन्हीं के दरबार में एक राज नर्तकी थी जिसका नाम सुजान था, जिससे ये बेइंतहा प्यार करते थे। हालांकि इनका प्यार एक तरफा था। उनकी प्रेम व्यंजना पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है कि घनानंद की प्रेम व्यंजना पर विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए, या घनानंद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये दो ही प्रश्न घनानंद के ऊपर आ सकते हैं। तीसरे हमारे कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जो है वो छायावाद के चार आधार स्तंभ कवियों में से एक है, और इनके ऊपर मुख्य रूप से दो ही प्रश्न बनते हैं। पहला है निराला की कविता तोड़ती पत्थर का सार अपने शब्दों में लिखिए, या निराला का जीवन परिचय देते हुए इनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपने ये दोनों ही प्रश्न निराला के ऊपर आपने जो है वो तैयार करने हैं। अगले कवि है हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन पर जो है वो एक ही मुख्य प्रश्न बनता है, वो है इनकी कविता विप्लव गायन। विप्लव गायन जिसको बोलते हैं क्रांति भरा गीत, उस पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस कविता को अवश्य पढ़ें। अगले कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और अज्ञे के ऊपर जो भी मुख्य रूप से एक ही प्रश्न बनता है, अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आपके पाठ्यक्रम में इनकी दो ही कविताएं हैं। एक है कितनी नावों में कितनी बार, और दूसरी दूरवाचल। दूरवाचल में प्रकृति का बड़ा ही खूबसूरत चित्रण किया है, तो आपने इन दोनों ही कविताओं पर आधारित जो इनकी काव्यगत विशेषताओं को अवश्य पढ़ लेना है। अगले कवि आते हैं हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध में भी मुख्य रूप से एक ही प्रश्न बनता है, वो है गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। आखिरी जो कवि है सुदामा पांडे धुमिल। आप इस कवि को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इनका प्रश्न आएगा तो वो अथवा में ही आएगा। ये तो थे हमारे 7-7 नंबर वाले प्रश्न, लेकिन इन 7-7 नंबर वाले प्रश्नों के अतिरिक्त आपको सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए भी आएंगे। ठीक है, रेफरेंस भी कुछ एक आएंगे।
तो जो रेफ़रेंस जिन कवियों के आने की जो संभावना है, उनमें है कबीरदास। तो कबीरदास के कम से कम 10 दोहों को आप अवश्य पढ़िए। कबीरदास के जो सॉरी जो घनानंद के जो सुजान के प्रति इनकी जो सवैये लिखे गए हैं, आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उन सवैयों को भी आप अवश्य पढ़ लें। निराला की तोड़ती पत्थर कविता भी आपने अवश्य पढ़नी है। विप्लव गायन को भी आपने पढ़ लेना है। अघी की सिर्फ़ एक ही कविता आपने पढ़नी है, वो है दुर्वाचल। गजानन मानव मुक्तिबोध की भी आपने एक ही कविता पढ़नी है और वो है ओ मेघ। और इसके साथ धूमिल की जो कविता है रोटी और संसद, ये कविता बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है सप्रसंग व्याख्या के लिए। तो ये था हमारा आज का जो है पद्य भाग की पद्य भाग में कौन कौन से प्रश्न या सप्रसंग के लिए व्याख्या पूछी जा सकती है। अब आता है हमारा गद्य भाग। तो गद्य भाग में आपकी 4 कहानियाँ हैं और 3 निबंध है। तो आप इन चारों कहानियों को तो नहीं पढ़ना है, शुरू की 3 कहानियों का सार आप अवश्य पढ़ लें, जिनमें पहली है ईदगाह कहानी। प्रेमचंद की बेहद महत्वपूर्ण कहानी है और इस कहानी से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो है ईदगाह कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए या हामिद का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरी कहानी है मोहन राकेश की मलबे का मालिक। तो मलबे का मालिक कहानी से जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है, मलबे के मालिक कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। आपको पता है कि कहानी के 6 तत्व होते हैं, कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन 6 तत्वों पर आपने तात्विक समीक्षा करनी है। साथ ही साथ आपको जो तीसरी कहानी है वो है अपना रास्ता लो बाबा। बेंचू बाबा की बहुत ही जो है वो इमोशनल कहानी है। इस पर भी आप प्रश्न पूछा जा सकता है, बेंचू बाबा का सार अपने शब्दों में लिखिए या अपना रास्ता लो बाबा का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चौथी कहानी है 56 तोले का गर्दन। अगर आपके पास समय हो तो इसका सार अवश्य पढ़ लें। फिर आती है हमारी 2 निबंध, जिसमें पहला निबंध है जो है वो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध जीने की कला। इस निबंध से सिर्फ 2 ही प्रश्न बनते हैं। एक है जीने की कला का सार अपने शब्दों में लिखिए या जीने की कला का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये निबंध है, जिसमें महादेवी वर्मा विशेष रूप से भारतीय को ही नहीं बल्कि विशेष रूप से भारतीय नारी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भारतीय नारी को जीने की कला ही नहीं आती। अगर वो जीने की कला सीख ले तो वो अपना वास्तविक स्थान को प्राप्त कर सकती है। अगला जो निबंध है वो है नेता नहीं नागरिक चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है और आज के ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है और आज के जो माहौल है उस माहौल पर बिल्कुल सटीक बहता बैठता है कि आज जो है वो देश को नेताओं की नहीं बल्कि अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। और अच्छा अच्छा नागरिक ही अच्छा नेता बन सकता है। तो इस निबंध से भी जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो नेता नहीं नागरिक चाहिए का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए या नेता नहीं नागरिक चाहिए की भाषा शैली पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए या प्रकट कीजिए। आखिरी निबंध है आपका श्रीलाल शुक्ल का अंगद का पाँव। ये बहुत ही व्यंग्यपूर्ण निबंध है। अगर समय हो तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि अगर इससे प्रश्न आएगा तो अथवा में ही आएगा। और इन 4 कहानियों और 2 निबंधों में भी आपको सप्रसंग व्याख्या करने को आएगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल में आपको प्रसंग सहित व्याख्या लिखने का तरीका जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, चाहे वो गद्य भाग के हो या पद्य भाग हो, उन सभी प्रश्नों से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त हो जाएँगे। बस आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ धन्यवाद।